So, very good evening, everyone. Welcome to my channel Imbibe Learning. So, it has been a while जब हम लोग ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, but I was informed that because ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आजकल इतना ज़्यादा हावी हो चुका है हम लोगों के ऊपर कि we have to bring a lot of innovation in the way we teach. We have to bring a lot of innovation in the way we learn. So, उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कोशिश है। इस चैप्टर को हम मोर देन हाफ हम जो है आज करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस एक हमारा जो भी जितनी भी देर का ये बनेगा, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। मतलब पर्सपेक्टिव तो यही है कि अक्टूबर में इट हैज़ बीन स्टेटेड कि एग्ज़ाम होगा। तो अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली हम लोग को बहुत ज़्यादा एक फोकस की नीड है अभी कि जो है पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना अब हम स्टार्ट कर दें। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको हम आज कवर करेंगे। इस तरह से कवर करेंगे कि एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इजी हो जाए टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टू सॉल्व द क्वेरीज। ठीक है, अब हम पहले इसका एक बार ना चैप्टर का जो है हम सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पे आता है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो आप टीच करने के लिए बेसिक क्या कंसेप्ट्स हैं जो एक टीचर को पता हो। टीचर यहाँ पे खुद को मान लीजिए। मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में भी कहा था कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़े तो स्टेप इनटू द शूज़। जब आपसे कंसेप्ट पूछे गए हैं टीचर के तो आप टीचर मान लीजिए, जब लर्नर के पूछे जाए तो लर्नर मान लीजिए। इसी तरह से फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इस टीचिंग को। उसके बाद जो मैंने बात की आईसीटी की, आईसीटी ने अब एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस ले आए हैं, क्या क्या हमारे पास टॉपिक आ गए हैं सीखने के लिए वो। फिर टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम है कुछ, ठीक है, जैसे कि पहले कैसे होता था, अब क्या होता है, और अब तो ऑब्वियसली आईसीटी बेस्ड है तो अब चीज़ें किस तरह से होने लगी हैं। और लास्ट में जब आप पढ़ा लेंगे, एक स्टूडेंट पढ़ लेगा तो इवैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। ध्यान रखिए 100%, मतलब मैं बोल रही हूँ कि देयर इज़ नो वे कि सिलेबस इससे बाहर आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा। आपका जो पूरा एग्जाम है 100% इसी के इर्द गिर्द घूमता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिलीजेंट कि हाँ, आप इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एंगल से नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने ये सब सिलेबस जो है क्लियर कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग बोल रही हूँ, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, इंटरलिंक्ड होके बनते हैं, कम्युनिकेशन या बाकी चीज़ों के क्वेश्चन इससे। तो वो चीज़ हम अपने जो है ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है हमारे बेसिक कंसेप्ट्स की, जो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। बात आती है कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, वाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर, क्यों ये चैप्टर पहला चैप्टर बन जाता है। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तो ऑब्वियसली आपको आप कौन सा एग्जाम क्लियर कर रहे हैं कि आप खुद से पूछिए, आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप इससे क्या बनेंगे। आप कहीं ना कहीं आप शायद हो सकता है पीएचडी अपनी स्टार्ट करें। पीएचडी करके क्या होगा, आप कल को कहीं ना कहीं एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएंगे। प्रोफेसर बन के आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी टीच। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको करना तो क्या है, टीच। जब आपको टीच करना है तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बहुत नॉर्मली बता रही हूँ कि देखिए, जब आप एक टीचर बन रहे हैं, यहाँ पे जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, गाड़ी अभी सिर्फ एक कहते हैं ना, वो जस्ट एक स्टार्ट लिया है, उसके भी मंजिल बहुत बहुत दूर है। तो बेसिक तो पता हो, जिस प्रोफेशन के अंदर घुसने वाले हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी टीचर हो, जिस प्रोफेशन में आप हैं या घुसने वाले हैं, आपको पता तो हो उसके बेसिक्स क्या होते हैं। जब एक इंडिविजुअल एक नॉलेजेबल टीचर बनना चाहता है तो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसके दिमाग में होनी चाहिए, जो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको तो पता होनी ही चाहिए, ये चैप्टर हमें वो बताता है। अब हम जब ये स्टार्ट करने वाले हैं, हम ध्यान में रखेंगे कि देखिए, हमें देना है यूजीसी नेट का एग्जाम। कॉमर्स से देना है, इंग्लिश से देना है, फिजिक्स से देना है, मैथ से देना है, जिस भी स्ट्रीम से देना है। लेकिन जो पेपर 1 है वो तो सबका कॉमन है ना। तो पेपर 1 के चैप्टर 1 में बोला गया है कि बेसिक स्किल जान लो। जिस भी स्ट्रीम पे पढ़ाने वाले हो, बनोगे टीचर, टीचर बनने के लिए बेसिक स्किल्स जान लो क्या होनी चाहिए। अगर है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सीखनी पड़ेगी। ये चैप्टर हमें यही बताता है।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कुछ टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है एजुकेशन की, ठीक है। अब एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब किसी को साक्षर बना देना, मतलब किसी को टू एजुकेट। अब एजुकेशन, एजुकेट तो एक ही बात हो गई। तो अगर हमने कहा कि एजुकेट कर देना किसी को, तो यानी वो अनएजुकेटेड इंसान था? नहीं। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि किसी को ये बताना कि एग्जिस्टिंग, मतलब एक इंडिविजुअल या एक ह्यूमन होने के नाते ऐसी क्या बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करती है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ये सब चीज़ें हमें एजुकेशन ही बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेटेड इंसान को पता होगा कि एक जो है अनएजुकेटेड इंसान किस तरह से चीज़ों को यूज़ करता है, और एक एजुकेटेड इंसान किस तरह से चीज़ों को यूज़ करता है, खाना किस तरह से खाया जाता है, बात किस तरह से की जाती है। ये सब चीज़ें एक एजुकेटेड को पता होंगी, जो कि एक अनएजुकेटेड इंसान को नहीं पता होंगी। तो एजुकेशन का मेन जो गोल होता है वो होता है टू डेवलप हमें करना है मेंटली, डेवलप हमें करना है फिजिकली। यहाँ पे फिजिकली की बात ये नहीं है कि आपको मोटा पतला किया जा रहा है। यहाँ पे फिजिकली की बात ये है कि हम जब स्कूल में जाते हैं, हमारी होती है ना प्ले क्लासेस होती हैं। जैसे अभी देखिए हमारे जो ओलंपिक्स में गोल्ड आया इंडिया के लिए, ये भी तो एक डेवलपमेंट है ना, क्योंकि फिजिकली तो वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एजुकेशन ही सिखाती है। उनकी एजुकेशन दूसरी तरह से थी, उन्होंने जैवलिन थ्रो में एजुकेशन ली, हम पढ़ाई में एजुकेशन ले रहे हैं, हम उसमें एक्सेल करेंगे। तो हर तरह की डेवलपमेंट एजुकेशन का ही पार्ट बनती है। तो ये तो जी हमारी हो गई एजुकेशन की बात। अब आती है हमारी सेकेंड टर्म लर्निंग, ठीक है। लर्निंग हमें क्या समझते हैं आप लर्निंग से? मतलब लर्निंग का मतलब हो गया कि सीखना, ठीक है, लर्न करना। अब एजुकेट अब कैसे होगे? जब आप कुछ सीखेंगे, आप पहले सीखेंगे और फिर आप इस गोल तक पहुंचेंगे। एजुकेट ये एक वाइडेस्ट टर्म है। एजुकेशन जो है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है इसमें से वाइडेस्ट टर्म कौन सी है, एजुकेशन इज द वाइडेस्ट टर्म। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? लर्न करेंगे, क्योंकि सीखना तो है ना, मतलब हम पहले सीखेंगे और उसके बाद ही जो है हम एजुकेटेड हो जाएंगे। अब इन सबको, जो इन दोनों को जोड़ता कौन है? टीचिंग इन दोनों को जोड़ता है। टीचिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं फैसिलिटेटर। फैसिलिटेट करने का मतलब फैसिलिटी देना। टीचिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जो है मीडियम है, जो आपको सीखने के लिए आपको एक फैसिलिटेट करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो लर्न करे और लर्न करके वो हो जाए एजुकेटेड। अब हम अगर इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ें तो ये देखिए, हमें एक यहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है। एजुकेशन में ना यहाँ पे मतलब लिखी हुई बातें हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखिए, एन एजुकेटेड पर्सन विल कंज्यूम वाटर इन मोर diligent manner as he is aware that less than 3% of earth's water is fresh water। उसको पता होगा कि पीने का पानी less than 3% रह गया है, तो वो बहुत ही diligently यूज करेगा, बिकॉज वो जो है ना वो डेवलप, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वो जो है डेवलप हो चुका है मेंटली, उसकी सोचने की समझने की क्षमता जो है वो बढ़ चुकी है। तो एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि हमें जो अपनी सोच समझ की क्षमता जो है वो कैसे जो है बढ़ानी है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड टर्म जो हमने पढ़ी यहाँ पे लर्निंग की। अगर कोई पूछे कि एजुकेशन लेनी है, जो हम बात कर रहे थे कि एजुकेट होना है, क्यों होना है? ताकि हम सीख पाए, हम जीने का एक तरीका सीख पाए, हम जान पाए कि एक्चुअली में चीज़ों को करते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, बात कैसे करते हैं। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल गेम्स में जाना है तो कोई चीज़ किस तरह से उठाते हैं, किस तरह से फेंकते हैं, सब चीज़ें सिखाई जाती है। और एजुकेशन ही जो है मेन चीज़, हमें जो ये सब चीज़ें सिखाता है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, एनकल्चरेशन, दोनों सीखने से रिलेटेड है, यानी कि लर्न करना, एंड कल्चर, अपने खुद के, यहाँ पे देखिए मेन है ओन, अपने खुद के ट्रेडिशंस को, कल्चर को लर्न करना इज एनकल्चरेशन। और दूसरे के, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर, दूसरे के ट्रेडिशंस को, कल्चर को जो है एक्सेप्ट करना, सीखना इज ए कल्चरेशन। तो सिर्फ जो वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे है एन और यहाँ पे है ए।
लर्निंग की बात हो रही है ना, तो लर्निंग की ही हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग में दो चीजें आती हैं, एलकल्चरेशन और एकल्चरेशन, ठीक है। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा, और अब आगे बढ़ते हुए हमें हमारा जो टर्म था, जो हम फैसिलिटेटर की बात कर रहे थे, दैट वाज टीचिंग। अब ये देखिए कि बहुत क्लियर लाइन है, टू कनेक्ट द अबव टू देयर मस्ट बी अ मीडियम, यानी कि एजुकेशन और लर्निंग, इनको कनेक्ट करने वाली टर्म है जी हमारी टीचिंग। टीचिंग हमें ये सिखाता है कि लर्निंग जो हमारा जो मेन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सिखाना, वो हम कैसे अचीव करें। कल को आप है या मैं हूँ, जब हम टीचर बनेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी, ये एक टर्म को भी याद रखना है कि हम फैसिलिटेटर तो बनेंगे, उस फैसिलिटी से हम ये प्रोवाइड करेंगे उनको एक ट्रांजैक्शन, एग्जिस्टिंग पोजीशन में जैसा वो इंडिविजुअल है वैसे से एक डिजायर्ड इंडिविजुअल वो कैसे बने, ये सब हमें टीचिंग ही सिखाती है। अब ये बात आती है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेदर ऑल टीचिंग एक्टिविटीज आर सक्सेसफुल, क्या जरूरी है कि टीचर का जो भी एम हो क्या वो सक्सेसफुल ही हो? द आंसर इज अ बिग नो। देखिए, टीचिंग का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि टॉट को जो है, यानी जिसको सिखा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, बट ये एक इंटेंशनल एक्ट है। समझिए, आज मैं ये पीपीटी बना रही हूँ, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दे रही हूँ, मेरे मन में क्या है, मेरे मन में ये है कि आप लोग सीख जाएं, आप ये चैप्टर को ना समझ ले, मतलब बेसिकली आपके अंदर आ जाना ही चाहिए, आपके अंदर बिल्कुल गहराई से ये चैप्टर को आप समझ पाए कि एक्चुअली में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। भाई, हम सिर्फ एमसीक्यू रट्टा थोड़ा मार रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वो मेरी इंटेंशन है। क्या जरूरी है आप वो चीज समझे? जरूरी नहीं है, हो सकता है आप ना भी समझे, तो जरूरी नहीं कि ये सक्सेस एक्ट ही हो ये जो है इंटेंशनल होता है, बट सक्सेस एक्ट नहीं होता। अब आप एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ना मैं कुछ चीजें बोल रही हूँ। देखिए, पहले हमने चीजें पढ़ी कि टीचिंग एक फैसिलिटेटर है, आपसे ये टर्म पूछी जा सकती है। टीचिंग जो है एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है, और थर्ड ये इंटेंशनल है एंड नॉट सक्सेस एक्ट। अब ये चीजें जो है ना, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैं छोटी छोटी चीजें जो बीच में बोल रही हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। एमसीक्यू जब करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि सारे एमसीक्यू इन्हीं टर्म से निकल जाते हैं। ये आपका ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज लगने हैं, आपका ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कि आपको कोई बहुत ही आपको फंडास पते हो। ये बिल्कुल ऐसा चैप्टर है जिसमें आपकी समझ मजबूत होनी चाहिए। समझ मजबूत होगी, चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी, तो एमसीक्यू बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है इस चैप्टर को सॉर्ट करना। अब हमने देखिए क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, उसके बाद हमारा लर्निंग क्या होता है। अब हम आते हैं फिलॉसफीज पे, ठीक है। ये है लर्न करने की चीजें जी, ये नाम आपको याद करने ही होंगे, नो अदर ऑप्शन। फिलॉसफीज ऐसी चीजें हुई, जो कुछ प्रोपोनेंट्स हुए, जो बहुत ही कुछ ऐसे लोग हुए जो कि मतलब बहुत ही जाने माने लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो हमारी टीचिंग का एक बेस बन गई, और उस बेस को समझते हुए ही हमने कुछ यहाँ पे फिलॉसफीज उठाई है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली फिलॉसफी की हम बात करते हैं, यहाँ पे आती है हमारी जी पेरेनिलिज्म। पेरेनिलिज्म का मतलब होता है टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द आइडियाज एंड ट्रूथ दैट आर कॉन्स्टेंट इन नेचर। देखिए, ये एक लाइन है, इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कल को मैं आई, मैंने बोला इसे हम बोलेंगे जी कर्व, इसे हम कर्व बोलेंगे, तो आप मेरे को क्या कहोगे कि अरे भाई ये कर्व नहीं है, कर्व तो ऐसा होता है, कर्व तो ऐसा होता है। अब ये चीज किसने बताई आपको? ये चीज जो है ये हमें बताई कुछ लोगों ने, कुछ प्रोपोनेंट्स ने, जिन्होंने अपनी टेक्निक्स को, जिन्होंने पूरे लॉज को जानते हुए समझते हुए हमें लॉजिक दिया और इन चीजों को प्रूव कर दिया कि जी ये स्ट्रेट ही है, ये कर्व ही है, ठीक है, ये सर्कल ही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ही है। जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी ही, दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी।
इसी तरह से एजुकेशन में भी कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने जो है कुछ थ्योरीज दी, जिन्होंने कहा कि कुछ फिलॉसफीज ऐसी होती हैं जो जितना भी आप आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी जब यूजीसी नेट का एग्जाम आएगा या आप टीचिंग करेंगे, ये चीजें तो जी कॉमन रहने वाली हैं। तो मेन कीवर्ड है सम आइडियाज आर कांस्टेंट। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज द मेजर फोकस इन द फिलॉसफी पैरेललिज्म। इसका मतलब है कि कुछ आइडियाज जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लिटरेचर, आर्ट, लॉ ऑफ साइंस जो है इसमें ग्रेटेस्ट इंकम्प्लिशमेंट है, कांस्टेंट रहता है। हो सकता है आप में से कई लोग, मैं, आप, हम में से कई लोग कुछ ऐसा कल को फाइंड आउट करें जो कि जो है वो कल को पढ़ने वालों के लिए एक लॉ बन जाए, कल को पढ़ने वालों के लिए एक बेस बन जाए और फिलॉसफी बन जाए कि ये चीज तो जी ऐसे ही रहेगी। और हम लोग यही अपने पीएचडी से जो है रिसर्च वर्क से हम यही हमारा फोकस रहता है कि हम कुछ ऐसा ढूंढ ले जो आज से पहले नहीं ढूंढा गया है, जो आज से पहले ढूंढा गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको इम्प्रूव कर ले। यही हमारा जो है फोकस रहता है। पैरेललिज्म इस चीज के बारे में ही बात करता है। सेकेंड चीज आती है हमारी एसेंशियलिज्म। ये बिल्कुल इसमें देखिए पहली चीज लिखी हुई है दिस इज लाइक पैरेललिज्म, बट इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि कुछ चीजें जो हैं पैरेललिज्म ने बोले कि कांस्टेंट रहती है। इसने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं, बट उसको सीखने का जो तरीका है यानी कि कोर करिकुलम, करिकुलम क्या होता है? सिलेबस, यानी कि सीखने का तरीका। यानी कि आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश का आपका जो है पेपर है, उसका कुछ सिलेबस होगा, ठीक है, उसका जो सिलेबस होगा उसे हम कहेंगे करिकुलम। वो एक तरीका ही तो हुआ। तो उन्होंने यही कहा कि लॉ तो सेम रहेगा बट करिकुलम जो है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज ये जो है डिपेंड करता है मोरल और इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स पे। आप ये देखिए, आप एक बच्चा जो है दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा जो है मुंबई के स्कूल में पढ़ता है, सिलेबस अलग अलग, सीखने का तरीका अलग अलग, कल्चर अलग अलग, तो टीचर जो है वो सिखाएगा भी कैसे? अलग अलग। बिकॉज टीचर को पता है कि यहाँ के स्टूडेंट जो है वो ये चीज ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, वहां के स्टूडेंट जो है वो ये चीज इस तरीके से बेटर समझ पाएंगे, कल्चर डिफरेंट है। तो एसेंशियलिज्म यही बोलती है कि हाँ जी, कुछ चीजें कांस्टेंट तो रहती हैं पर उन्हें सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या बन जाते हैं? कांस्टेंट प्लस मोरल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। हर बच्चे के सोचने समझने की क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से उन्हें सिखाया जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड फिलॉसफी एसेंशियलिज्म। फिर हमारे पास होता है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म बहुत सिंपल है, कीवर्ड है प्रैक्टिकल लर्निंग। एक इंसान यहाँ से शुरू करता है, वो सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, और वो यहाँ पे आकर एक स्टेज पर पहुंचता है जहां पे उसकी हो जाती है जी प्रोग्रेस। अब वो क्या करता है? बिकॉज अपनी ही चीजों से, खुद की चीजों से खुद सीखना, अपनी सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये आपको जो है प्रोग्रेस करवाती है। और यही प्रोग्रेसिविज्म का जो है मेन एम होता है। मेन प्रोपोनेंट जॉन डुई है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, टीचिंग में बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने, तो ये नाम तो हमेशा हम बिल्कुल याद रखने वाले ही हैं। फोर्थ हमारी आती है फिलॉसफी जो बात करती है रिकंस्ट्रक्टिविज्म की। ये जो है थोड़ा सा समझने की चीज है। समझने की चीज तो देखिए सब है, बट ये बात जो करती है ना, ये वहां से करती है कि हमें ना बेटर सोसाइटी बनानी है। अब आप कहेंगे जी बेटर सोसाइटी तो हर एक फिलॉसफी का एम होगा ना, ये तो टीचिंग का ही एम है। बस बात इसमें अलग ये है कि कब आया, जो मतलब वर्ल्ड वॉर 2, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ईयर लिखे हुए 1939 से 1945। उस दौरान क्या था, थियोडोर बर्नार्ड, इसके जो मेन प्रोपोनेंट है जी है थियोडोर बर्नार्ड, ठीक है, थियोडोर बर्नार्ड। उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि जो लोग दब रहे हैं, यानी कि जो लोग दब रहे हैं, समझ लीजिए ये एक विक्टिम है, ठीक है, अगर इसको कोई हैरेस कर रहा है, ठीक है, अगर ये उसको कोई हैरेस कर रहा है, मैंने थोड़ा ड्रामा सा बना दिया और ये थोड़ा रो रहा है, ठीक है, अगर इसको कोई हैरेस कर रहा है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो लोग दबते चले जा रहे थे। थियोडोर बर्नार्ड ने उस टाइम पे कहा कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है, हमें टीचिंग इस तरह से करनी है कि सोशल क्वेश्चंस और सोशल इश्यूज के बारे में बात की जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो है मॉरल साइंस,
ये हमारा सब्जेक्ट बना। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हमें बताया जाता है कि क्या क्या चीजें हमारे साथ हुई। वो इसीलिए ताकि जो है अगर किसी को दबाया जा रहा है वो उस चीज को रेजिस्ट करे और उसका विक्टिम ना बने, ठीक है, उसका विक्टिम ना बने और उस चीज को अपोज करने की क्षमता रखे। तो कीवर्ड है सोशल इश्यूज, किसने दिया? थियोडोर बर्नार्ड ने। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, जिसमें हम बात करते हैं कुछ सॉरी यहाँ पे एक नाम रह गया, एक वर्धा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्धा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इसको तो जी हाईलाइट कर लो। वर्धा एजुकेशन सिस्टम किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। नाम याद कर लीजिए, महात्मा गांधी। इसी तरह से ये स्लाइड जो है आपको नाम बताती है बेसिक एजुकेशन। ये देखिए, पहली बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी, लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर रविंद्रनाथ टैगोर, इंटीग्रल एजुकेशन औरोबिंदो, स्पिरिचुअल लर्निंग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन माइंड जे कृष्ण मूर्ति, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जॉन डुई, सेल्फ एजुकेशन मारिया मोंटेसोरी, किंडरगार्टन फ्रॉबेल, नेचर इज ओनली टीचर रोजी होई। अब ये जो है मैं जो बुक फॉलो कर रही थी उसके अंदर से मैंने उठाया है। अभी तक मैंने क्वेश्चंस तो देखिए ऐसे नहीं देखे। हाँ, ये जॉन डुई के नाम पे तो आते हैं, एक्सपीरियंशियल प्रैग्मेटिज्म यानी कि एक्सपीरियंस से सीखना, जो कि हम प्रोग्रेसिविज्म में भी तो बात कर रहे थे। प्रैग्मेटिज्म की बात यही होती है प्रोग्रेसिविज्म में। मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ। एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिव, ये देखिए जॉन डुई का नाम था, ये वही बात कर रहा है कि जॉन डुई ने बोला कि हमें एक्सपीरियंस से सीखना है, उसको आप प्रोग्रेस का नाम दे दो, उसे प्रैग्मेटिज्म का नाम दे दो, उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम दे दो, सेम ही बात बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आता है ये आप मतलब देखो ऐसा है कि जिसको पढ़ने का हो कि भाई हाँ भाई हमें तो अच्छे से डीपली जो चैप्टर को समझना है, वो तो बच्चा ये पढ़ के जाए। अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें नाम याद करने हैं, बट हाँ अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो ये भी याद कर लेना। अब हम बात करते हैं आज के एरा की। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की जो हुई। अब हमने कहा इतना सब हमने पढ़ लिया, लोगों ने फिलॉसफी दी, एजुकेशन क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, गवर्नमेंट से बात कर ली जाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे एजुकेशन के लिए? तो जो गवर्नमेंट ला रही है पॉलिसीज, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। कितनी एजुकेशन पॉलिसीज अब तक आ चुकी है? 1, 2 एंड 3, 68, 86, 20, 20। वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी। ये सबसे एंड में मैं इसकी हाइलाइट्स भी आपको बताऊंगी। टोटली इंप्लीमेंट अभी नहीं हुई है, बिट्स एंड पीसेज में इंप्लीमेंट होगी। हमें अभी तक हम पढ़ रहे थे 86, उससे पहले लोगों ने पढ़ी थी 68, और अब हम पढ़ने वाले हैं जी 2020। ईयर्स याद कर लीजिए, सिर्फ इसमें यही इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम आते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जो कि हमारे टॉपिक के हम पहले पे चले जाएं। जो हम कह रहे थे ना, देखिए जी टीचिंग के कुछ कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब हम आज पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हो गया, हाँ। अब हमने बात करी जी, हमने कहा कि हम जो बनने वाले हैं, हम यहाँ पे बनने वाले हैं एक टीचर, ठीक है। ये थोड़ा स्केरी सा हो गया ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। आप समझ लो कि मैं जेंडर बायस नहीं होना चाह रही, मैं नहीं चाह रही कि कोई हर्ट हो जाए। अगर कोई लड़की सुन रही है, लड़का सुन रहे हैं, तो भाई जो भी टीचर बन रहे हो आप, जैसे भी टीचर बन रहे हो, आप 2 तरह से टीच करोगे, ठीक है। अब जी अगर आप बन गए प्रोफेसर, आपका हो गया एग्जाम क्लियर, आपने कर ली PhD, अब आप किसी यूनिवर्सिटी में गए और आप बन गए प्रोफेसर, आप बनेंगे फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट। आपने सारी पढ़ाई करने के बाद, या एग्जिस्टिंग भी कुछ लोग होंगे जो घर पे एजुकेट करते होंगे, जो घर पे जो है सिखाते होंगे, है ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो घर पे भी सिखाते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप उसका पार्ट बन गए तो जी आप हैं इनफॉर्मल का पार्ट। और इसके अलावा जो भी आता है नॉन फॉर्मल में, अब इसको हम ढंग से पढ़ते हैं एक बार। यहां आ जाइए। A structured hierarchical system of education wherein learning takes place in the premises of the school। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ। जब आप ये देखिए जी, एक स्कूल है, एक सेट करिकुलम है, यानी कि सिलेबस है, एक स्ट्रक्चर है, चीजों को करने का तरीका है। जब ये सब चीजें होंगी तब तो आप बनते हैं जी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट। वही चीजें बोल रहा है, स्ट्रक्चर हायरार्किकल सिस्टम है, स्कूल है, सेट सिलेबस है,
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब जो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है. बीइंग अ टीचर इन अ स्कूल, प्रोफेसर इन अ कॉलेज फॉल्स अंडर द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन. अब हम बात करते हैं जी इनफॉर्मल एजुकेशन की. यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए पेरेंट्स हैं वो हमारे जो है सबसे बड़े टीचर होते हैं, है ना. बिल्कुल सही बात है जी, पेरेंट्स हमारे जो हैं सबसे बड़े जो है टीचर होते हैं. इसके अलावा जो घर पे आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर अब मेरे से जो पढ़ रहे हैं, ये सब इनफॉर्मल का ही पार्ट बनती है. क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सेट स्ट्रक्चर, जरूर हम यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं, हमारा एक सेट सिलेबस है, सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन यहाँ पे ना टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखिए डेवलप नहीं हुआ. हमें ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं दी गई है, आपको आज पढ़ना है पढ़ो, कल को आप छोड़ना चाहते छोड़ देना, नहीं समझ आ रहा भाई, नहीं आपका चैनल समझ में आ रहा तो पढ़ना छोड़ दिया, तो वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाती है. लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है. स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको जाना भी पड़ेगा. आप हो सकता है वो स्कूल छोड़ के कोई प्रॉब्लम हो गई दूसरे स्कूल चले जाए, बट एक स्ट्रक्चर का पार्ट तो आपको बन के रहना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारा हो जाता है जी वो बन जाता है फॉर्मल एजुकेशन. फिर हमारा होता है अनफॉर्मल. तो फिर आप कहेंगे नॉन फॉर्मल में क्या आता है. नॉन फॉर्मल में आती है जैसे कि देखिए डिस्टेंस लर्निंग हो गया, होम एजुकेशन होगी, ये सब हमारी जो है नॉन फॉर्मल का पार्ट है. यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि आपको मतलब एक मतलब आपको जाना ही पड़े. यहाँ पे जाना जरूरी नहीं होता. डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू वगैरह से जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब डिस्टेंस लर्निंग का ही पार्ट बन जाता है. एक मेरे से मिस्टेक हो गई है यहाँ पे. देखिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, घर पे सीखना वो सब तो हमारा नॉन फॉर्मल का पार्ट था. लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सब हमारे यूट्यूब क्लासेस की मैं बात नहीं कर रही. यूट्यूब क्लासेस तो देखिए यही आएगा. यूट्यूब क्लासेस नॉन फॉर्मल नहीं है. कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए आप फीस तो भरते हैं, एक स्ट्रक्चर तो होता है जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट बने हुए हैं. स्विमिंग क्लासेस, फिटनेस क्लासेस, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक फीस दे रहे हैं, उसके बाद आप सीख रहे हैं, एक टाइम लिमिट है, हर चीज है. तो ये नॉन फॉर्मल का पार्ट है. लेकिन जहां पे कोई ऐसा स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है वो इनफॉर्मल का पार्ट है. तो 2-3 स्ट्रक्चर हो गए फॉर्मल स्कूल में. नॉन फॉर्मल जहां पर आपका डिस्टेंस लर्निंग हो गया, इनकी इससे बाहर एक स्ट्रक्चर तो है बट हाँ स्कूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो नॉन फॉर्मल. और घर पे जो है आप कहीं पे भी डे टू डे, यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो कि यूट्यूब तो हो गया, डे टू डे भी आप जो सीख रहे हो वो सब भी आपका जो है इनफॉर्मल का पार्ट ही बन जाता है. उसके बाद हमारे पास ना 2 मॉडल आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल. ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है. अब आप याद रखेंगे इसके आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट 3 तरह के एजुकेशन पढ़ ली हमने, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल. ये इनफॉर्मल तो आप क्या कहते हैं अपना घर पे सीखोगे, नॉन फॉर्मल के लिए इंस्टीट्यूट जाओगे. लेकिन यहाँ पे जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर पढ़ रहे हो या आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम दे रहे हो, वो किस क्या बनने के लिए दे रहे हो, प्रोफेसर बनने के लिए दे रहे हो ना. तो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगी. और फॉर्मल एजुकेशन अब हम जितना भी पढ़ेंगे ये सारा हमारा जो होगा फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगा. ये सब फॉर्मल. अब आप अपने दिमाग से इनफॉर्मल को निकाल देंगे, अब अपने दिमाग से नॉन फॉर्मल को निकाल देंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि अब हम फॉर्मल एजुकेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. फॉर्मल एजुकेशन में 2 मॉडल फॉलो किए जाते हैं. ये देखिए, ये एक बच्चा है, ये उसके मैं बाल बनाना चाह रही थी, पता नहीं क्या बन गया. ठीक है, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा ही है पर बड़ा बच्चा है. जब आप इसको पढ़ाने जाएंगे, यानी कि क्लास ले लीजिए, क्लास नर्सरी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके पढ़ाने का तरीका, और जहाँ पे आप कॉलेज के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा. जहाँ पर रट्टा मरवाया जाए, जहाँ पर हर चीज को सिखाया जाए, जहाँ पर टोटली डिपेंडेंसी, पेडागोजिकल की बात जब मैं करूँगी, डिपेंडेंट ऑन टीचर, टोटली डिपेंडेंट अपॉन टीचर होता है चाइल्ड, उसे हम कहते हैं पेडागोजिकल. इसका ऑपोजिट बन जाता है जी एंड्रागोजिकल. द डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द लर्नर्स और द टॉप. तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बात करी कि बच्चा कितना बड़ा है, कौन सी क्लास में है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे. फॉर्मल एजुकेशन में 2 ही मॉडल होते हैं, पेडागोजिकल, एंड्रागोजिकल. मैं क्लास में गई, मैंने देखा प्लस 11th क्लास के बच्चे बैठे हुए थे, मैंने उनसे बहुत
अच्छे से बात करी, मैंने उनसे फॉर्मली बात करी, इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद सिलेबस समझाया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं ऐसा एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ करूंगी तो वो शायद रोने लग जाएगा, वो बोलेगा कि अरे बड़ा स्केरी टीचर है, इसने तो आके हमसे प्यार से बात भी नहीं करी, इसने तो आकर हमसे कुछ खेलने की बात भी नहीं करी, हमें क्या पसंद है ये भी नहीं पूछा, तो क्या होगा। और उसको पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों को पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। अगर हम लर्नर जो कि टोटली डिपेंडेंट है, यानी कि जो कि टोटली हमारा टीचर पे डिपेंड है, पेडागोजिकल, अगर वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब अपने आप ही समझने की, सेल्फ लर्निंग करने की वो रखता है, तो एंड्रागोजिकल। तो देखिए एंड्रागोजिक में सेल्फ लर्निंग इज प्रमोटेड, पेडागोजिकल जो है वो इंस्ट्रक्टर डिपेंडेंट होता है। अब हर एक, चाहे हम कोई भी मॉडल लें, चाहे हम आज कोई भी मॉडल फॉलो करें, दोनों ही मॉडल में ना कुछ फेजेस होंगे। समझिए मैंने 2 मॉडल बोले, पहला, एक मिनट, हाँ, मैंने 2 मॉडल बोले, ठीक है। मैंने बोला पहला मॉडल पेडागोजिकल, दूसरा मॉडल एंड्रागोजिकल। अब ध्यान रखेंगे, हमने फॉर्मल एजुकेशन में 2 मॉडल पढ़े, पेडागोजिकल, एंड्रागोजिकल, ठीक है। पेडागोजिकल मॉडल के 3 फेजेस, इंट्रोडक्टरी, डेवलपमेंट और इवेल्युएशन। सिमिलरली इसके भी 3 स्टेजेस, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम ये चीज ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी मॉडल हम फॉलो करें। मैं क्लास में गई, ठीक है, मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया छोटे बच्चों को, मैं उनसे जाके इंट्रोडक्शन लूंगी, ओरिएंट करूंगी कि अच्छा जी मैं ये टीचर हूँ, आपको मैं ये पढ़ाने वाली हूँ, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या प्रॉब्लम आती है क्लास में, ये सब हुआ इंट्रोडक्टरी, बेसिकली आइस ब्रेकिंग फेज। फिर मैंने धीरे धीरे जब उन्हें पढ़ाना शुरू किया तो मैं कर रही हूँ उनकी डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन का मेन एम है डेवलपमेंट, तो मैं वो कर रही हूँ, उनको फिक्स कर रही हूँ। लास्ट में मैं क्या करूंगी, इवैल्यूएशन, जो हमारे चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन, तो टीचिंग में भी यही होगा। सिमिलरली जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाने गई तो भी मैंने 3 स्टेजेस फॉलो करे, इंट्रोडक्टरी यानी ओरिएंटेशन, फिर मैंने किया डेवलपमेंट और फिर किया इवैल्यूएशन। दोनों के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन स्टेजेस का जो फेजेस रहेंगे वो सेम रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। दो जो है मॉडल हैं टीचिंग के, पेडागोजिकल, एंड्रागोजिकल, और दोनों ही मॉडल में 3 फेजेस हैं, इंट्रोडक्टरी फेज, डेवलपमेंट फेज और इवैल्यूएशन फेज। अब ये इसका थोड़ा वो लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी यानी कि ओरिएंटेशन फेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करें, इन दिस फेज टीचर प्रेजेंट टू द स्टूडेंट्स अ न्यू कंसेप्ट। डेवलपमेंट के इंट्रोडक्टरी फेज, हियर द टीचर फिक्सेस द हिंड्रेंसेस इन लर्निंग द न्यू कंसेप्ट बेस्ड ऑन लर्निंग कैपेसिटी ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसे ना हम मैक्सिम्स में भी पढ़ने वाले हैं, याद रखना, इसमें मैं एक स्टार बना रही हूँ। मैक्सिम्स के टाइम पे आप ये जो है बहुत ध्यान रखना, इंटररिलेट करना है चीजें को। एक मैक्सिम पढ़ते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, सिमिलरली डेवलपमेंट फेज में हम वही करते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम नोन टू अननोन, हमें जो पता है उससे हमें क्या नहीं पता है, वहां तक पहुंचने का सफर ही डेवलपमेंट फेज है। और इवैल्यूएशन फेज हमारा क्या होता है, हेयर इवैल्यूएशन इज डन बेसिस द फर्स्ट एंड सेकंड डे हाउ मच लर्निंग, यानी कि जो हमारा अल्टीमेट गोल था कि जो वो चीजों को सीख जाए कितनी हुई है, वो हम देखते हैं इवैल्यूएशन में। अब आता है ऑफन द फेजेस एंड द लेवल्स ऑफ टीचिंग आर कंसीडर्ड सिमिलर। देखिए हम अभी ना लेवल्स पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमें क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है कि क्या फेजेस सेम है, क्या ये ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ जी सिमिलर है। सिमिलर नहीं है, हर एक फेज में, मतलब जो 3 लेवल हमने जो भी पढ़े हैं ना, 3 लेवल जो हमने पढ़े हैं, वो तो हमारे हर एक जो हमने 3 फेजेस पढ़े हैं, इंट्रोडक्टरी फेज, डेवलपमेंट फेज, फिक्सेशन फेज, वो हर लेवल पे होंगे ही। द बिलो 3 levels when read individually will automatically include the above 3 phases. For example, the memory level teaching will include introductory, fixation and evaluation phase.
देखिए टीचिंग के 3 लेवल है। मेमोरी लेवल जहाँ पे आपके दिमाग पे काम किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया जाता है, और फिर रिफ्लेक्टिव जहाँ पे आप खुद से चीज़ें करना शुरू कर देते हो। मैं यहाँ पे ना एक स्लाइड डाल रही हूँ, यहाँ पे देखिए हमने कहा कि हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ना हमारे पास वैसे तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल सब है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल। फॉर्मल में जो है 2 हमारे क्या रहते हैं, मॉडल। मॉडल एक होता है पेडागोजिकल और एक होता है एंड्रागोजिकल, डिपेंडिंग अपॉन द लर्नर। तीनों में जो है पेडागोजिकल में का मॉडल, तीनों में जो है आपकी मेमोरी लेवल पे काम किया जाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम किया जाता है, और आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम किया जाता है। इसकी चार्जिंग हो गई है कम, मुझे एक बार इसको चार्जिंग पे लगाना होगा। हाँ जी ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो तीनों में ये पेडागोजिकल मॉडल में भी मेमोरी लेवल है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अभी मैं बता रही हूँ लेवल्स क्या क्या है। इसमें भी मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। मेमोरी लेवल में इंट्रोडक्टरी फेज है, डेवलपमेंट फेज है, और इवेल्युएशन फेज है। सिमिलरली इसमें इधर इधर इधर। तो हमें यही बात बोली गई है, दोबारा से सुन लीजिए। आप टीच करने वाले हैं, आप पढ़ाने वाले हैं, चाहे आप बच्चे को पढ़ाए चाहे बड़े को पढ़ाए, 3 लेवल पे फोकस करेंगे, मेमोरी पे, अंडरस्टैंडिंग पे, रिफ्लेक्टिव पे, और तीनों में ही 3 स्टेजेस आएंगी या 3 फेजेस आएंगे, इंट्रोडक्टरी, डेवलपमेंट और फिक्सेशन। अब हम पढ़ते हैं ये मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव है क्या बेसिकली। आइए यहाँ पे मेमोरी लेवल बोलता है कि नो थॉट्स ऑफ लर्नर। यहाँ पे अच्छा नाम, अब बात आती है लर्न करने की। एक्सपोनेंट है हर्बर्ट ने बोला कि हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो टीचर सिखाए आप सीखें। टोटली टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, डिल रिपीट एंड प्रैक्टिस, यानी रट्टा मरवाया जाता है। मोटिवेशन का लेवल एक्सट्रिंसिक होता है, ओरल रिटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसे अभी इग्नोर कीजिए। जहां पर टीचर पे टोटली बंदा डिपेंड कर रहा है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारा जा रहा है, तो वो मेमोरी लेवल बन जाता है। फिर आता है जहां पर लर्नर अपने थॉट्स लगाता है, एक्सपोनेंट है मॉरिसन। डिफरेंट फैक्ट्स हम सीखते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी मेंटल एबिलिटीज को डेवलप किया जाता है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और हंट ने बताया रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम किस लेवल पर सॉल्व होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर सॉल्व होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, मोटिवेशन इंट्रिंसिक है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चार्ट है आप इसको बहुत गौर से देखिएगा, इसमें समझाने जैसा सिर्फ इतना है। मेमोरी मतलब रट्टा मारना, उससे थोड़ा बढ़ गए अंडरस्टैंडिंग, और जब बिल्कुल ही खुद से काम करने लगे तो रिफ्लेक्टिव लेवल। सिर्फ इतना ही आपको जो है ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एक और लेवल की, जिसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जहां पर वेयर नो फॉर्मल टीचिंग इज नीडेड एंड नो वन कंट्रोल हिज ऑन लर्निंग वेदर इंडिविजुअली और इन कोलैबोरेशन विद अदर। ऑटोनोमस लर्नर वही होता है, वो अपनी लर्निंग भी खुद करता है। ऑटोमेशन मोड पे चला गया ना अब तो, मतलब आपको क्या कहते हैं, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से सीखोगे, खुद से चीजों को करना शुरू करोगे। अब बात आती है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हमने बोला ना, इसमें दो टर्म्स हमने पढ़ी। रिफ्लेक्टिव लेवल कौन सा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जहां पर आप सॉल्व करने लगते हैं। तो पहली टर्म आती कॉग्निशन, दिस इज रिलेटेड टू द मेंटल एबिलिटी ऑफ पर्सन टू थिंक। यहाँ पर क्या करता है, अपने आप से वो डिसीजन लेता है। उसके सामने एक प्रॉब्लम आई, समझ लो एक IAS ऑफिसर है, उससे पूछा गया कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आई कि एक कोई जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वहां क्या करेंगे, ये आप वहां पे फिर आप क्या करेंगे, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को लगाएंगे, अपनी खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब मेंटल एबिलिटीज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अपनी मेंटल एबिलिटीज को लगा के सॉल्व करना ही कॉग्निशन होता है।
मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है ए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कॉग्निशन होता है, बेसिकली समझना, यानी कि ये देखिए अवेयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइंड। हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें और भी दिमाग में चल रही हैं, मेरे भी दिमाग में चल रही हैं। अच्छा अभी खाना भी बनना है, अच्छा अभी डिनर का भी टाइम हो गया, ये वो बहुत सारी चीजें चल रही है, अच्छा सुबह ऑफिस भी जाना है, ये सब चीजें सोच रहे हैं और फिर भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा मेटाकॉग्निशन लेवल अभी नहीं आया। When we are at a higher order of cognition, cognition को बस इतना ध्यान रखो, बार बार ये टर्म से कंफ्यूज हो, मेंटल एबिलिटीज यानी आपका दिमाग, आप दिमाग के उस सोचने के उस स्टेट पर हो जहां पे आप फुल्ली अवेयर हो इन द मोमेंट, जहां पे आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। जब मैं पढ़ रही हूँ तो 100% फोकस लगा के पढ़ रही हूँ, जब मैं कोई और काम कर रही हूँ 100% फोकस लगा के वो काम कर रही हूँ, वो होता है हमारा मेटा कॉग्निशन। अब आता है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक जॉन डुई की बात करी, प्रोग्रेसिविज्म या फिर हमारा एक्सपीरियंशियल प्रैग्मेटिज्म, ये जॉन डुई ने दिए। इन्होंने बोला कि जो टीचिंग का प्रोसेस है क्या वो बायपोलर है या ट्राइपोलर है। ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बायपोलर जो है जॉन एडम्स ने बोला था, ट्राइपोलर जो है जॉन डुई ने बोला था। अगर टीचर और लर्नर है तो वो तो हुआ बायपोलर, लेकिन जॉन डुई ने कहा कि टीचर लर्नर तो ठीक है, लेकिन वो पढ़ेंगे क्या, करिकुलम भी तो चाहिए, तो टीचिंग लर्निंग इस तरह से बन गया जी हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस। अब टीचिंग, वर्टिकल टीचिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, जब हम एक ही टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं, जो कि आप अपने रिसर्च वर्क में करने वाले हो, उसे हम कहते हैं हमारी वर्टिकल टीचिंग। ये आपके फ्यूचर में होगी। जो आप अभी तक कर रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप एसएस पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, ये जो सब चीजें आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, ये है हॉरिजॉन्टल। व्हेन वन टॉपिक इज स्टडीड थॉरोली इट इज वर्टिकल, when multiple topics are studied simultaneously horizontal। ये टर्म छोटी छोटी है, याद रखनी है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। अब इस टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेम जी, बिल्कुल नहीं। टीचिंग का मतलब होता है आपको थ्योरेटिकली चीजों को समझाना, क्या थ्योरेटिकली चीजों को समझाना, और ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना, ठीक है। नो टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर टू डिफरेंट टर्म्स। इन टीचिंग थ्योरेटिकल नॉलेज इज इम्पार्टेड बट ट्रेनिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्किल। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर पासिंग द रिस्पेक्टिव एग्जाम, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डन टू प्रोवाइड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू टीच इफेक्टिवली। अब बात आती है वी आर नाउ अवेयर अबाउट द बेसिक टर्म्स। तो देखिए जी, बेसिक टर्म्स तो हमारी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टेक्सोनॉमिस की, फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, टीचर्स जो है किस तरह से चीज़ों को करते हैं। तो बेटर ये रहेगा, बिकॉज लेक्चर में बहुत लंबा नहीं करना चाह रही मैं, सेकंड वीडियो बहुत जल्दी बना लूँगी, मतलब मैं कोशिश करूँगी कल ही वीडियो दूसरी भी आ जाए। तो आप अभी तक इतना समझ लीजिए, बेसिक को क्लियर कर लीजिए, फटाफट हम फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को छोड़ना है, चीज़ों को तो पढ़ना ही है ना जी। चैप्टर, अब जो बच्चे ये अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं, अपना ये चैप्टर यहाँ से कर लीजिएगा, बाकी चैप्टर किसी और वीडियोस में से कर लीजिएगा, तो वो सिलेबस तो आपका पूरा हो ही जाएगा एनी हाउ। बट हाँ, चीज़ों को भाग के ये नहीं है कि सिलेबस छोड़ देंगे अपना। तो जितना आज आप ग्रास्प कर पाए, क्योंकि दिमाग भी एक लिमिट तक ही समझ सकता है, शाम का टाइम वैसे है, जब भी आप ये वीडियो देखें तो एक लिमिट तक ही समझ पाएंगे, उसके बाद और भी चीज़ें हैं करने को। तो ठीक है, अभी के लिए हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको समझ आएगी, और होप कर रही हूँ कि इस तरह से पढ़ने पे ये पीपीटी के लेवल से आपको शायद ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो। कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट इन एनी वे आई कैन। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड just be well. Okay, thank you so much.